Hello everyone, welcome to this amazing platform मैथमेटिक्स बाय आदर्शस के यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज क्लास 10th का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है हम लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सबको, जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो आज की क्लास में जो टॉपिक्स होगा वो आपने थंबनेल पे ऑलरेडी देख रखा होगा। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप प्यारी सी एक पेन और कॉपी लेके सामने बैठ जाएं, और क्योंकि अगर आप केवल वीडियो को वॉच करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आप चीज़ों को लिख लिख के समझें। और आज की जो पहली हेडिंग होगी, यानी पहली हेडिंग आपको कॉपी में लगाना है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। तो पहली हेडिंग कौन सा होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। ये आज का हमारा पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर में जो पहली हेडिंग लगानी है वो कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। ये नेचुरल नंबर्स क्या है? यार जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं बेसिकली काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। तो जितने भी नंबर्स आप काउंट कर सको, काउंटिंग आप करते कहाँ से हो? वन से ना, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर्स, counting numbers, or it is the set of all counting number. It is denoted by n and defined as, कैसे डिफाइन करते हैं कि n जो है वो एक सेट है, इसमें ये सारे नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 कहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। तो पहला जो नंबर का टाइप है वो कौन सा है? नेचुरल नंबर, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। सेकंड नंबर जो है वो कौन सा है? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर क्या है? इट इज द आल्सो अ सेट, ये एक सेट ही है, लेकिन इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो अगर आ जाए तो वो नंबर सिस्टम कौन सा बन जाता है? होल नंबर का होता है। तो ये क्या होगा? इट इज द सेट ऑफ ऑल काउंटिंग numbers including zero. It is denoted by w। तो w में कौन से नंबर आएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 से इन्फिनिटी तक। ये आपका होल नंबर हुआ। अब जो अगला नंबर सिस्टम है वो कौन सा है? इंटीजर का। तो नेक्स्ट नंबर सिस्टम आप हेडिंग लगाए इंटीजर्स। तो यार ये जो इंटीजर्स होते हैं ये बेसिकली होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स से क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये इंटीजर क्या है? इंटीजर इट इज the set of all whole number including all negative natural number। तो यानी इसका मतलब है अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर को हम कंबाइन करें तो जो नंबर सिस्टम आएगा वो कौन सा हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाई जेड। इसको जेड से दिखाते हैं। और बेटा जेड में कौन से नंबर आएंगे? -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है रैशनल नंबर। ठीक, और ये नंबर सिस्टम आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। यार वो सारे नंबर जिनको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओ वो नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू जो है वो नीचे जीरो ना हो। ठीक, तो क्या है ये? अ नंबर which can be written in form of p by q where pq belongs to integer and q not equal to 0 are is called a rational नंबर। उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई क्यू।
और बेटा क्यू में वो सारे नंबर होंगे जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिखे हैं, तो पी बाई क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। एग्जांपल्स देखो आप, इसका एग्जांपल 0 1 1 बाई 2 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5 एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर। बेसिकली वो फ्रैक्शनल नंबर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा है, इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इरेशनल नंबर का डिस्कस अभी नहीं करेंगे, हम कुछ स्पेशल नंबर्स और डिस्कस कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कुछ नंबर सिस्टम हमने बताया। नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे सम स्पेशल नंबर्स, सम स्पेशल नंबर, और सम स्पेशल नंबर में पहली हेडिंग आप लगाएंगे प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनके पास केवल दो ही फैक्टर होता है, एक तो 1 हो और दूसरा खुद वही नंबर हो। तो ये क्या होगा, अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर 1 and itself is called a प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल देखो आप, 2 के केवल दो ही फैक्टर 1 और 2 तो प्राइम, 3 के केवल दो ही फैक्टर 1 और 3 प्राइम, 5 के केवल दो ही फैक्टर 1 और 5 प्राइम, 7 के केवल दो ही फैक्टर 1 और 5 1 और 7, तो ये भी क्या होगी, प्राइम नंबर। यानी ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर हो वो प्राइम होते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। अगला जो हमारा टाइप है वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं यार, बेसिकली ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ कितना हो 1 हो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। और ये नंबर्स किसी में होते हैं, पेयर में होते हैं, या दो चीजों को एक साथ रखते हैं तो उसको हम पेयर बोलते हैं। तो अ पेयर ऑफ नंबर हुज एचसीएफ इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो आप यहां से लिख लेते हो अ पेयर ऑफ नंबर whose HCF is 1 is called co-prime number। उसको हम क्या बोलेंगे, को-प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं कि 2 और 3 इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। जैसे 5 और 6 इनका HCF 1, 7 और 5 इनका HCF 1, ये सारे नंबर्स किसके एग्जांपल हो गए, को प्राइम नंबर के एग्जांपल हो गए। ध्यान में ये रखना, को प्राइम नंबर में ये ऐसा आप दिमाग में नहीं सेट करेंगे कि दोनों के दोनों नंबर पेयर वाले क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ऐसा नहीं। जरूरी नहीं कि दोनों नंबर पेयर वाले प्राइम ही हो, अगर प्राइम नहीं भी है लेकिन HCF 1 आ रहा है तो वो को प्राइम नंबर ही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, अब देखो ट्विन प्राइम नंबर बेसिकली इसमें दो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए, या बेसिकली ये ऐसा पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होना चाहिए जिनमें डिफरेंस 2 का हो। जैसे बेटा मान लो मैं एग्जांपल दूं, या पहले आप लिख लो अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर whose difference is 2, जिसका डिफरेंस 2 हो। जैसे एग्जांपल देखो, मैं बेटा अगर कहूँ 3 और 5 ये ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 आएगा। जैसे और एग्जांपल देखो 5 और 7 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आएगा। तो बेसिकली दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आए वो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक, तो ये कुछ स्पेशल नंबर हो गए। अब हमारा जो आज का अगला हेडिंग है वो कौन सा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर ले एक और नंबर जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, कंपोजिट नंबर। यार कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं ना जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से
ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो फैक्टर 1 और 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर एक्सेप्ट 0 and 1 is called a कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे मैं 6 की बात करूं तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, और मैं बात करूं तो 6 खुद होगा और 3 भी होगा। 4 देखो कंपोजिट नंबर, 8 देखो कंपोजिट नंबर, क्योंकि इन सबके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये रहे कंपोजिट नंबर, ठीक ना। अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, सीबीएसई ने इसको स्टेट में भी पूछ रखा, मतलब सीबीएसई ने इसको ये बोला है कि राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पूरा स्टेटमेंट पूछ रखा है। तो जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो कौन सा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है ये एक्चुअल में जो आपने पिछली क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, ये उसी का स्टेटमेंट है, ये उन्हीं की स्टेटमेंट को कॉपी किया है। अब क्या है कि जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं कि ये 4 को जरा देखो, क्या ये 4 कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है। तो मैं 4 को अगर मैं ये डिवीजन करूं, डिवीजन प्रोसेस, तो ये इस तरीके के आएगा, मतलब 4 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2, या 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, ठीक। यानी इसका मतलब है कि ये 4 कैसा नंबर था, कंपोजिट नंबर। जब इसको हमने स्प्लिट किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमने देखा कि इसको मैं सिंप्लीफाई करके इसके बेस को मैं कंपोजिट से जगह प्राइम नंबर में ला सकता हूँ, इसके बेस को कहाँ पे ला सकता हूँ, प्राइम नंबर में। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलती है कि आपको जितने भी कंपोजिट नंबर दिख रहे हैं, सारे कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। और ध्यान में रखना कि 4 को केवल आप 2 के पावर 2 ही लिख सकते हो, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होगा। इसका मतलब है ये जो फॉर्म आप लिखोगे ये यूनिक होगा। तो यानी इसका स्टेटमेंट की बात करें तो क्या होगा, मैं लिख देता हूं, एवरी कंपोजिट नंबर expressed as product of its prime and this factorization is unique। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं सबको प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्राइम में आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये जो आप एक्सप्रेस करने का तरीका होगा ये क्या होगा, यूनिक होगा, ये आप दिमाग में रखना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स कुछ लिख लो आप, जैसे बेटा 24 को देखो, 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 into 3, और 8 को लिख सकता हूँ 2 into 2 into 3, यानी इसको मैंने लिखा 2 into 3, 2 के पावर 3 into 3। अब ये जो मैंने लिखा ये कौन सा फॉर्म है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इसके प्राइम फैक्टर्स में हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। जैसे मैं बात करूं 12 को, 12 को लिख सकते हो 4 into 3, यानी 2 के पावर 2 into 3, ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है आप उनको उनके प्राइम के बेसिस में एक्सप्रेस कर सकते हो, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको बताती है, ठीक। चलिए अब सवाल है कि यार ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का आप यूज क्या करोगे, यानी इसका यूज क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो यूज है वो 2 चीजों में आप यूज करते हो, यानी नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे यूज ऑफ एफ टी ए। तो जो पहला यूज है क्या है, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। तो आपको गिवन नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालना हो तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज कर सकते हो। तो अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज एचसीएफ निकालने के लिए करूं तो यार करूंगा कैसे, प्रोसेस क्या होगा वो समझा जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप ध्यान से केयरफुली सुनिएगा, ठीक है ना। अगर
बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो गेट बंद करके ध्यान से सुनिए। क्या है कि सबसे पहले जो नंबर गिवन हो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखें, जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड में 24 और 12 को लिख के दिखा था, तो वैसे ही आपको लिखना है। तो पहला नंबर तो गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फिर क्या करेंगे कि दोनों नंबर में जो कॉमन बेस होगी उस कॉमन बेसिस की लोवेस्ट पावर को हम सेलेक्ट करेंगे। कॉमन बेस सेलेक्टिंग विथ लोवेस्ट पावर। उसके बाद जितनी कॉमन बेस वाले होंगी उनकी लोवेस्ट पावर को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाइड कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। तो यानी मैं लिखता हूँ, जरा देखना ध्यान से कि टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर में क्या पहला स्टेप क्या होगा, राइट the prime factorization form of given composite number by using फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो पहला तो काम ये करेंगे। दूसरा के काम क्या करेंगे कि आपको एचसीएफ निकालना है ना, तो फिर मैंने कहा कॉमन बेस को सेलेक्ट करो और उस कॉमन बेस की जो लोवेस्ट पावर है उसको सिलेक्शन करो, वो ज़्यादा बेटर है। फिर ऐसे ही सारे कॉमन बेस वालों को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाइड कर दो। तो फिर क्या करेंगे, सेलेक्टिंग कॉमन बेस exponent having least power। तीसरा क्या हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई all exponents having least power, we get HCF of required नंबर। हमें उस नंबर का क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा। यानी ये आपके प्रोसेस हैं, ये आपको क्या है, स्टेप्स हैं। फिर से रिवाइज करते हैं, क्या करना है, एक्सपेंड करो, फिर लोवेस्ट पावर वाली बेसिस को सेलेक्ट करो, फिर तीसरा काम सारी सेलेक्टिंग लोवेस्ट बेस वाली पावर को मल्टीप्लाई करो, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ फिर मैं एलसीएम पे आता हूँ, ठीक है बेटा। तो चलो जरा देखो यहाँ से, ये मैं सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 13 एंड एचसीएफ ऑफ 65 and 117 by using FTA। तो इसकी हेल्प से आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन नंबर, तो गिवन नंबर कौन है, 65 एंड 117। अब ये 65 को कैसे राइट कर सकते हैं, 13 इंटू 5, ठीक। और 117 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 9। तो यहाँ पे 13 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो कॉमन बेस वालों को सेलेक्ट करो, ऊपर भी 13 है नीचे भी 13 है, तो पहला कॉमन बेस और लोवेस्ट पावर 1 ही है, तो 13 की पावर 1 ही आएगा। इसमें 5 है, इसमें 9 है, तो कॉमन तो है नहीं, तो ये कॉमन आएगा ही नहीं। यानी फाइनली एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 कितना जाएगा, आपको 13 मिल जाएगा। समझ में बात कैसे निकालेंगे, तो कॉमन बेस लिस्ट पावर। अब इसमें आगे कुछ कॉमन निकला नहीं तो मल्टीप्लाइड करने की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन कभी कभी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में और भी नंबर्स कॉमन निकलते हैं तो उनको फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा, तो टू फाइंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, ये दूसरा यूज है, यूज नंबर 0। अब एलसीएम में पहला स्टेप तो सेम होगा, क्या करेंगे, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ गिवन नंबर। दूसरा चीज मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखिएगा,
दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि उसमें हमने कॉमन बेस की हाईएस्ट लोवेस्ट पावर सेलेक्ट करते थे, यहाँ पे कॉमन बेस की हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उनको भी सेलेक्ट करेंगे। तो कॉमन भी सेलेक्ट करेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उनको भी सेलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, चीज़ों को मल्टीप्लाइड कर देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 65 and 117 by using FTA। ठीक, तो सबसे पहले गिवन नंबर कौन है, 65 और 117। सर 65 को 13 इंटू 5 लिखा, 117 को 13 इंटू 9 लिखा। तो कॉमन नंबर कौन है, 13, तो 13 बाहर आ गया। लेकिन यार 5 भी कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 5 और 9 को भी रखना होगा। यानी ये बन जाएगा 65 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 और 54 में 4 अड़ गया तो 585 इज द एलसीएम। यानी एलसीएम ऑफ 65 एंड 117 इज 585, ये इसका जवाब आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में, ये तो एलसीएम निकालने का तरीका है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आप किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूफ कैसे करोगे, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं, किसी भी नंबर को आप कंपोजिट नंबर प्रूफ कैसे करोगे। तो एक क्वेश्चन से समझाते हैं, प्रूव दैट 11 इंटू 13 इंटू 16 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ये प्रूफ करो, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर अगर है तो मैं ये दिखा दूं कि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा अगर फैक्टर दिखा दिया तो वह नंबर कंपोजिट हो जाना है। तो चलिए देखते हैं जरा। अब देखो जो भी नंबर है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ गिवन नंबर। तो गिवन नंबर क्या है, 11 इंटू 13 इंटू 16 प्लस 13, ये नंबर है हमारे पास है। हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे, इनसे कुछ कॉमन लेने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। तो कॉमन दोनों में क्या है, 13 है, मैंने 13 कॉमन कर लिया, यह आ जाएगा 11 इंटू 16 प्लस 1। इसको सॉल्व चाहे करना चाहो तो कर लो आप, और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ 13 इसके साथ मल्टीप्लाइड में है तो 13 इसका फैक्टर होगा ही होगा, ये पूरे नंबर का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, और साथ में ये पूरा नंबर भी खुद का तो फैक्टर होगा ना। तो क्या आपको दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं मिल गए, बिल्कुल मिल गए। तो ये नंबर कैसा हो गया, कंपोजिट हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे एस 13 1 एंड नंबर एंड गिवन नंबर लिखो, गिवन एंड नंबर लिख लो, एंड नंबर 11 इंटू 13 इंटू 16 प्लस 30 is the factor of 11 into 13 into 16 plus 13 which is more than 2, so 11 into 13 into 16 plus 13 is a कंपोजिट नंबर। ये क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बातें समझ में, तो एक तो ये समझ में आया, ठीक। अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अगला हमारा नेक्स्ट तरीका, जो अगला जो काम करना है वो जैसा मेरा, नेक्स्ट हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अगला हमारा ये रिलेशन है। जैसे मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि बेटा 2 और 4 का एलसीएम बताओ, पहले एचसीएफ बता दो। एचसीएफ ऑफ 2 और 4 तो सर वो 2 आएगा, एलसीएम ऑफ 2 और 4 निकाल लो आप, वो कितना आएगा, 4 आएगा। मैंने कहा एचसीएफ ऑफ 2 4 इंटू एलसीएम ऑफ 2 4 करो, तो एचसीएफ ऑफ 2 4 तो 2 है, एलसीएम ऑफ 2 4 कितना है, 4 है, तो कितना आया, 8 आया। मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालो आप, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो नंबर थे सर वो 2 इंटू 4 वो भी कितना आएगा, 8 आएगा। यानी इसका मतलब समझ में आया कि किन्हीं भी दो नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। यानी इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। दिस इज द नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे आए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इरेशनल नंबर और फिर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, ये हमारे पास में अगला टॉपिक है। तो व्हाट इज द इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर की बात करें तो ऐसे सिंपल लिख सकते हो कि अ नंबर विच इज नॉट रैशनल, एक नंबर जो रैशनल ना हो उसको हम इरेशनल बोलते हैं, या अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, तो वो भी क्या होता है? इरेशनल होता है। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, अ नंबर विच इज which cannot be written in p by q form is called an irrational number, उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझो आप, √2, √3, √6 एक्सेट्रा। एक और डिफिनेशन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या? The square root of any positive integer which is not a perfect square is called an irrational नंबर। जैसे एग्जांपल देखो, आप बताओ √2 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला, क्या 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो 2 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैं 3 का स्क्वायर रूट निकालूं, क्या 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो 3 का भी स्क्वायर रूट क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैं 5 की बात करूं, 5 का भी क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो 5 का भी स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा? एक इरेशनल नंबर निकल के आएगा, यानी √2, √3, √5 डॉट 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 एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में ये बात ना? क्लियर है? अब नेक्स्ट है जो अगला पॉइंट है वो क्या है? प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर या प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स की मैं बात करूं, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, तो इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं, ये जो मेथड यूज होता है उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ये नाम से लग रहा होगा यार, कंट्राडिक्शन का मतलब है जो चीजें सही होगी उसको हम गलत मान के सही प्रूव करेंगे ना। तो मैं इसको एक थोड़ा सा आपको एक स्टोरी टाइप में सुना के समझाता हूँ, ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है क्या। यार मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बेसिकली क्या है कि जो चीज़ आपको गिवन होती है उस चीज़ को आप गलत मानते हो, हालांकि वो चीज़ सही है, उसको आप गलत मानते हो, फिर आप उसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट अप्लाई करते हो, तो बाद में ये पता चलता है कि जो चीज़ हमने माना था वो गलत था, यानी जो फाइनली गिवन था वो सही था, तो उस तरीके से वो चीज़ प्रूफ हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो मैं आपको चीज़ों को समझा देता हूँ कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में आप करोगे क्या। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में सबसे पहले आप जो चीज़ दी जाएगी उसको मान लेना कि वो चीज़ सही नहीं है, यानी वो चीज़ क्या है? गलत है। फिर आप उसमें कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट अप्लाई करोगे, और मैथमेटिकल कंसेप्ट जब अप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको कंक्लूजन निकल के आएगा कि जो चीज़ आप मान के चले थे कि गलत है वो चीज़ वाकई सही थी, तो फिर आप उसको कंट्राडिक्शन को वापस करोगे, वापस लोगे, और फाइनली जो चीज़ गिवन थी वो सही हो जाएगी। ठीक ना? क्लियर है यहाँ तक? तो मैं इसको ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देता हूँ, जो कि बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया है। वो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करो ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ही लगेगा। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, और अगर आपने इरेशनल नहीं माना तो वो नंबर कौन सा होगा? रैशनल मान हो जाएगा। तो प्रूव कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, अब इस क्वेश्चन से करने के पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कॉर्नर में लिख देता हूँ, पहले उसको समझ लो फिर इस पे आते हैं। बेटा मैं अगर बोलूँ कि जैसे ये मान लो ये मेरे पास में 16 है, क्या 16 4 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, 4 4 जा 16 डिवाइड हो जाएगा। अब 16 का स्क्वायर रूट 4, क्या वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मान लो p कोई प्राइम नंबर है, p कोई प्राइम नंबर है और p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लो 9 को 3 डिवाइड कर रहा है तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो क्या जो 9 का स्क्वायर रूट होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी को मैं समझाता हूँ, इफ p is any prime number such that a square is divisible by p, then a is also divisible by p, a भी p से डिवाइड होगा। इसका मतलब अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p है तो ये इंप्लाई करेगा कि a इज आल्सो डिविजिबल बाई p होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूरे इरेशनल नंबर्स की प्रूविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम बात करते हैं ये √2 जो है वो इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करेंगे। तो हमने रैशनल मान लिया, इसका मतलब है √2 जो है वो p/q हो गया। इसको मान लो आप क्या कर दो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा p का स्क्वायर q का स्क्वायर। अब इस 2 को नीचे लाओ, q को इधर लाओ, तो q स्क्वायर जो बोलो क्या आ जाएगा, p²/2 हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि आपने रैशनल माना तो यार p और q दोनों इंटीजर रहे होंगे और q जो है वो जीरो नहीं रहा होगा। मैं सिंपल सा सवाल करता हूँ कि एक इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या वो भी इंटीजर ही आता है, सही है, इंटीजर ही आता है, हमेशा इंटीजर आता है। तो मैं अगर इधर q का स्क्वायर है तो ये इंटीजर है तो ये इंटीजर ही आएगा, q का स्क्वायर, q इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी इंटीजर आएगा और p²/2 को भी इंटीजर होगा, क्योंकि यार दो इंटीजर ही आपस में बराबर हो सकते हैं। समझ में आई बात ना, तो दो इंटीजर ही बराबर हो सके तो p²/2 को भी इंटीजर होना पड़ेगा। और यार कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है और वो इंटीजर तभी बन सकता है जब वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा कि p² इज डिविजिबल बाई 2 और 2 प्राइम नंबर है तो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब p अगर 2 से डिविजिबल हो गया, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है इसका मतलब वो 2 का क्या है, मल्टीपल है, यानी p जो है वो 2 टाइम्स ऑफ d लिख दिया और d कोई भी इंटीजर में लिख दिया। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी p को मैंने 2d लिख दिया। अब मैंने पुट कर लिया p इज इक्वल टू 2d और इसको बोला था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आ जाएगा q² p की जगह पे हमने 2d लिख दिया तो 2d का स्क्वायर बाई 2, यानी q² 2d का स्क्वायर 4d²/2, q² कितना आ जाएगा 2d² आ जाएगा, यानी d² बराबर क्या आ जाएगा q²/2। अब d इंटीजर है तो ये d² भी इंटीजर होगा तो q²/2 को भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा कि q² इज डिविजिबल बाई 2, तो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब q जो है वो भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आप c लिख दिया और c बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दिया, मतलब ये भी 2 q भी जो है वो क्या हो जाएगा 2 का इंटीजर मल्टीपल हो जाएगा। अब आप बताओ p भी q का मल्टीपल है, 2 भी q का मल्टीपल है। और यार हमने पढ़ा था कि एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर का जो HCF होता है, यानी pq का जो HCF होता है वो 1 आता है। तो कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है, p भी 2 का मल्टीपल है, q भी 2 का मल्टीपल है, तो उसका HCF तो एटलीस्ट 2 आएगा। पर यही तो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे क्लियरली HCF ऑफ p and q not equal to 1, which is contradiction of our assumption, hence √2 is an
इरेशनल नंबर, और यहाँ से लिखेंगे हेंस प्रूफ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस वाले लेक्चर में हमने क्या किया कि आपको कंप्लीट थियरी प्रोवाइड करा दी। अब यार अगले वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी 2019 से 2025 तक PYQ आए हैं वो सारे के सारे PYQ हम डिस्कस कर लेंगे। और यार वो PYQ का ऑर्डर अलग अलग होगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं सारे ईयर के MCQ डिस्कस कर लूँगा एक वीडियो में, और अगर टाइम अगर बचा तो थोड़े से 2 नंबर वाले भी सवाल कर लेंगे डिस्कस। फिर उसके बाद तीसरे वाले लेक्चर में हम सारा का सारा PYQ कवर कर लेंगे। यानी ये 3 लेक्चर में हम पहले वाले चैप्टर को क्या कर लेंगे, फिनिश्ड कर लेंगे, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे फिनिश्ड करते हैं। आप बढ़िया मज़े के साथ पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये ज़रूर आप बताएं, ठीक है। और अच्छे लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।